मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के पांडे। आपका चल रहा है अकादमिक में पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक में आपका नाइट्रोजन परिवार। देखिए, आपको वही वीडियो दिया जा रहा है जो आपके सिलेबस में है। इस बार 30% कम है, तो जो सिलेबस में है वही वीडियो दिया जा रहा है, आप उसको ध्यान देंगे। नाइट्रोजन परिवार के तत्व कल बता दिया गया था पिछले वीडियो में। आपने पढ़ा है नाइट्रोजन परिवार आक्रेंश वगैरह या नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहाँ पाए जाते हैं। और अभी आज चलेगा, आज के वीडियो में हम लोगों को अध्ययन करना है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। नाइट्रोजन परिवार के सेटिंग नहीं, जिसको जहां जगह मिले चुपचाप बैठ जाओ। नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुण। यह फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक देखिए, गुण दो ही प्रकार का, भौतिक होता है और रासायनिक। भौतिक माने जो सामने दिखता है, आपका समझ आ रहा है ना। और अब प्रॉपर्टी में बात करेंगे। पहले हम परमाणुओं के साइज पर। नंबर 1, आकार यानी साइज। परमाणुओं का आकार। आप देखिए, परमाणुओं का आकार जब आप एक तरफ से ये आप तत्व है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि। अब इनका देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 7 है, 15 है, 33 है, 51 है, 83। अब ये एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब बढ़ती जाए कक्षकों की संख्या भी बढ़ेगी इनमें। तो परमाणु का आकार क्या होगा? परमाणु वर्ग में ऊपर से नीचे के जाने पर परमाणुओं के साइज में इनके बराबर वृद्धि होती जाएगी, इनकी कक्षों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो इसमें साइज में आप दे देंगे कि इस वर्ग में नीचे की ओर, इस वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है। देखिए, आप इस तरीके जब आगे जब पहुंचेंगे तो बड़े तत्व मिलेंगे और हैवियर ये आपके एलिमेंट्स हैं। और हैवियर मेंबर जितने भी हैं आगे बढ़ते जाएंगे, वर्ग नीचे की ओर जाने पर इनका परमाणु साइज क्या होगा? बराबर बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2, अब बात करेंगे भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेज है इनका। भौतिक अवस्था। अब इसमें भौतिक अवस्था देखिए, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन इस वर्ग का प्रथम सदस्य आपका केवल गैस होता है, प्रथम सदस्य। क्योंकि आपने देखा ये N2 बनाता है। और जब N2 बनता है तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ये आपसे जुड़ता है। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक इसको प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता? 3। तो ये आपका देखिए इस तरीके से ये आपका ये बन जाता है इस तरीके से। ये देख रहे हैं ना। तो त्रिबंध युक्त द्विपरमाणु है ये, लेकिन दोनों मिल करके एक अणु बनाते हैं जो एक गैस कहलाता है। ये गैस के रूप में हो जाता है प्रथम सदस्य। इसके बाकी जितने सदस्य हैं सभी आपके सॉलिड में मिलेंगे। बाकी सदस्य जो भी मिलेंगे, अन्य जितने भी हैं सब सॉलिड मिलेंगे, लेकिन नाइट्रोजन आपका N2 जो है गैस के रूप में प्राप्त होगा। तो इससे लिख देंगे कि देखिए, इस वर्ग का प्रथम सदस्य
नाइट्रोजन प्रथम सदस्य नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस। यह अब देख रहे हैं ना, ये त्रिबंध युक्त, यह त्रिबंध युक्त द्विपरमाणुक, त्रिबंध युक्त द्विपरमाणुक। अब दो परमाणु मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अणु। हाँ, अणु किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। आपको बताया गया है पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं? अणु से। अणु किससे मिलकर बनेगा? परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो आपका ये दो मिल जाएंगे, द्विपरमाणुक अणु हैं, अणु है। मतलब नाइट्रोजन आपका गैस है और यह द्विपरमाणुक आपका क्या है? अणु है। अच्छा, जब यह गैस है तो इसको कम ताप पर आसानी से द्रवित भी किया जा सकता है। इसे कम ताप पर द्रवित, कम ताप पर द्रवित किया जा सकता है। इसे कम ताप पर द्रवित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस जो है आपका, फास्फोरस, ये देखिए फास्फोरस जो होता है अति शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है। जैसे मोम होता है कि नहीं, मोम के समान ठोस होता है फास्फोरस। फास्फोरस शीघ्रता से वाष्पित होने वाला, शीघ्रता से वाष्पित हो रहा है, मोम जैसा, मोम जैसा ठोस है। फास्फोरस जो है बहुत शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है। और फास्फोरस की मोम, इसके इस वर्ग के अन्य सदस्य, अन्य सदस्य ठोस हैं। इसके जो अन्य सदस्य होते हैं वे सभी आपके ठोस, माने सभी ठोस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। केवल नाइट्रोजन आपका जो होता है गैस में होता है। ठीक है, इसको नोट करिए। अगला दे रहे हैं आपको नंबर 3। अब देखिए, नंबर 3 में आपका है धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। धात्विक तथा माने मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनका। इसमें देखिए ये आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस ये आपके अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। ये आपके उपधातु हैं और ये आपका एक विशेष प्रकार का दुर्बल धातु होता है। ये आपका धातु है और विशेष प्रकार का दुर्बल धातु है। ये आपका दुर्बल धातु। मतलब इसमें आप इसका मतलब क्या हुआ? वर्ग में आप नीचे की तरफ चल रहे हैं। पहले ये अधातु है, इसमें मेटेलिक कोई गुण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े उपधातु आया। उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, वो उपधातु कहलाता है आपका। तो उपधातु का इसमें कुछ धातु का लक्षण भी आ गया। इसका मतलब धातु का लक्षण देखिए बढ़ रहा है, आगे नीचे ये धातु में आ गया। तो वर्ग में नीचे की ओर जब चलते हैं तो इसका धात्विक लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों का धात्विक लक्षण बढ़ता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, अधातु, आर्सेनिक, एंटीमनी,
उपधातु तथा बिस्मथ एक विशेष प्रकार का दुर्बल धातु है। एक विशेष प्रकार का दुर्बल धातु है। ये माने ये होता है लेकिन वीक होता है, दुर्बल धातु होता है, ये आपका क्षीण कमजोर होता है, लेकिन धात्विक लक्षण ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है आपका बढ़ता है। हो गया? अच्छा, अब अगला पॉइंट देखिए, नंबर 4, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, परमाणु और आयनिक त्रिज्या। देखिए, इनकी परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। समझ रहा है? वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, अब देखिए जाने पर परमाणु त्रिज्या आपका बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है। परमाणु का जब आकार बढ़ गया, कक्षों की संख्या बढ़ेगी। अब कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से इनकी कक्षों की दूरी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, जिसके कारण परमाणु और आयनिक त्रिज्या जाने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या अच्छा, ये बढ़ती कहां तक है? नाइट्रोजन से फास्फोरस तक। इसके बाद इसकी आयनिक त्रिज्या कम होने लगती है, क्योंकि एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब हैवियर आपके हैं, तो इनमें आगे बढ़ते हैं तो डी और एफ आपका आ जाता है, और डी और एफ आपका फुलफिल्ड होता है, पूरा भरा हुआ होता है। डी और एफ जब फुलफिल्ड हो जाता है, भरा होता है, उसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश इसका कम हो जाता है, बढ़ जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण इसकी आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे कम होने लगती है। आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। यह नाइट्रोजन से फास्फोरस तक बढ़ती है, और आगे जाने पर जब आगे जाने पर बड़े इलेक्ट्रॉन, बड़े तत्व मिल जाएंगे। आगे जाने पर तत्वों में डी तथा एफ कक्षक पूर्ण तत्वों में पूर्ण भरे, पहले लिख दीजिए, पूर्ण भरे हुए डी तथा एफ कक्षकों की उपस्थिति के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या कम होती है। हो गया? इसका आगे बढ़ेंगे तो डी और एफ ऑर्बिटल फुलफिल्ड मिलेगा, जिसके कारण नाभिकीय आवेश आपका बढ़ता है, जिससे आपका परमाणु त्रिज्या वहां कम होने लगती है। और सबसे ज्यादा बढ़ती कहां है? नाइट्रोजन से आपका फास्फोरस तक आपकी बढ़ती है। ठीक है, इसको नोट करिए। अगला है आपका, अगला पॉइंट आयनन ऊर्जा।
आयनाइजेशन एनर्जी, देखिए आयनन ऊर्जा ये क्या होता है, पहले तो आयनन ऊर्जा के बारे में जान लीजिए, इसके बाद किसी भी, सुन लो, आयनन ऊर्जा यहां वर्ग में क्या स्थिति बनेगी, आयनन ऊर्जा जब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से, ये आपका परमाणु का ये नाभिक है आपका, इसके तमाम कक्षाएं हैं, अगर ये कक्षाएं हैं इनमें आपका तमाम इलेक्ट्रॉन है आपके, ये जो कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नाभिक जो है इसके बाह्यतम कोश से केवल एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही कहलाती है आयनन एनर्जी। आयनन एंथैल्पी कहा जाता है, चाहे एनर्जी कहिए, ठीक है। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हाँ, देखिए ये आयनन एनर्जी आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब वर्ग में जब नीचे जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। परमाणु क्रमांक नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर, अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, बढ़ने पर तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है। अच्छा, जब दूरी बढ़ती एकदम, ये नाभिक है, अगर इलेक्ट्रॉन ये दूरी मान लीजिए यहां है तो इसका बाहर से निकालने प्रभावी आवेश कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसलिए आयनन ऊर्जा इसकी कम होती है। बढ़ जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे दूरी बढ़ जाती है, जिससे आयनन ऊर्जा कम होती है। आयनन ऊर्जा आपका कम होता है, ठीक है। नाभिकीय आवेश, ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है और बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को जो निकाल, ये परिभाषा आपको याद होना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक नंबर पूछा जाता है आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, चाहे आयनन ऊर्जा कहिए चाहे एंथैल्पी कहिए। एंथैल्पी मतलब ऊर्जा। तो किसी भी परमाणु के बाहरी कोश से, सबसे आउटर से, बाहरी कोश से केवल एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है आपकी आयनन ऊर्जा, ठीक है। नोट करिए अगला पॉइंट। अगला नंबर है
विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता। देखिए इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, अब ये नाइट्रोजन है आपका, ये तत्व क्या है? नाइट्रोजन। इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 की। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। वर्ग में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और नीचे जाने पर ऋणात्मकता कम हो जाती है, ऋणात्मकता घटती जाती है, ऋणात्मकता जो है घटती जाती है। आगे उच्च तत्व जो होते हैं उनमें बहुत कम ऋणात्मकता में अंतर होता है। उच्च तत्वों में बहुत कम ऋणात्मकता में अंतर होता है। बहुत कम ऋणात्मकता में अंतर होता है। ठीक है, नोट कीजिए। अगला आपका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, ये देखिए क्वथनांक वर्ग में नीचे पर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर तत्वों का नाइट्रोजन से एंटीमनी तक क्वथनांक बढ़ता है, एंटीमनी तक क्वथनांक बढ़ता है, फिर घटता है। यानी क्वथनांक का बढ़ता क्रम अब देखिए, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और इससे बिस्मथ का कम होता है। एंटीमनी से बिस्मथ का क्वथनांक कम होता है। यह क्यों होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। इसके कारण ये आप क्रम ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन से एंटीमनी तक बढ़ता है, लेकिन बिस्मथ का एंटीमनी से कम होता है। ठीक है, वहां तक आपका बढ़ता है। ठीक है, नोट कीजिए। अब अगला टॉपिक है आपका क्वथनांक के बाद गलनांक। ये मेल्टिंग पॉइंट, देखिए
इसमें इसका गलनांक वर्ग में नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तत्वों का गलनांक बढ़ता है, फिर कम होने लगता है। ये जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये फास्फोरस, आर्सेनिक, अब इससे कम होगा एंटीमनी, फिर बिस्मथ। ये गलनांक का बढ़ता हुआ क्रम ये हो गया। एक लास्ट एक पॉइंट और, अपर रूपता, एलोट्रॉपी, अपर रूपता। देखिए अपर रूपता में बिस्मथ के अलावा इस वर्ग को, बिस्मथ को छोड़कर, बिस्मथ छोड़कर वर्ग के अन्य सदस्य अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। देखो बिस्मथ को छोड़कर, बिस्मथ के अलावा अपर रूपता होता क्या है? जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, वो एक दूसरे का अपर रूप कहलाता है। आप पहले ही पढ़े हैं कि जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, वह एक दूसरे का अपर रूप कहलाता है। तो बिस्मथ को छोड़ करके वर्ग के अन्य सदस्य अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के दो अपर रूप हैं। नाइट्रोजन के दो अपर रूप हैं। नाइट्रोजन का दो अपर रूप ज्ञात है, अल्फा नाइट्रोजन, इसको कहा जाता है क्यूबिक। ये अल्फा नाइट्रोजन माने नाइट्रोजन का दो अपर रूप, अल्फा रूप में पाया जाता है और बीटा रूप में। अल्फा नाइट्रोजन आपका क्यूबिक और तथा बीटा नाइट्रोजन, इसको कहा जाता है, बीटा नाइट्रोजन हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, ये बीटा नाइट्रोजन का रूप जो होता है हेक्सागोनल होता है। अच्छा, इसको अगर -238 डिग्री पर अल्फा नाइट्रोजन -238 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा नाइट्रोजन बीटा नाइट्रोजन में, बीटा नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। अगर -238 डिग्री पर में परिवर्तित हो जाता है। ये नाइट्रोजन का अपर रूप है। अच्छा, इसको नोट करिए। तो फिर देखिए आपका फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस के 5 अपर रूप ज्ञात हैं। फास्फोरस के के 5 अपर रूप ज्ञात हैं। 5 आप जानते हैं, लाल या पीला फास्फोरस, लाल या पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस,
काला, सफेद, हाँ, काला होता है, सफेद होता है, लाल हो या पीला हो गया, काला, सफेद, सिंदूरी और बैगनी, फास्फोरस। माने ये 5 इसके अपर रूप हैं। लाल या पीला फास्फोरस होता है, काला होता है, सफेद होता है, सिंदूरी होता है और बैगनी। इसमें लाल और ये आपका ये काला नहीं, सफेद और लाल प्रमुख है। इसमें 2 फास्फोरस आपके प्रमुख होते हैं। इसमें सफेद तथा लाल फास्फोरस मुख्य है। आपने देखा होगा सफेद फास्फोरस, आपको जानते हैं, लाल फास्फोरस आपने देखा है, माचिस घर में होता है ना, माचिस की डिबिया में लाल पट्टी नहीं लगी होती है, वो फास्फोरस लाल। सफेद फास्फोरस जो होता है, आपको ध्यान देना है, अभी तमाम जादूगर जादू दिखाते हैं, आप देखते हैं कि एक लकड़ी में कपड़ा बांध लेंगे, आग को जला करके शरीर पर लपेटेंगे, है, और आप सोचेंगे कि आग से उनका शरीर जल नहीं रहा है। यह सफेद फास्फोरस का कमाल है। सफेद फास्फोरस अगर इसको कहां रखा जाता है, जल में या केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। अगर इसको बाहर निकाला जाए वायु में तो वह स्वतः जलने लगता है और जलेगा, जैसे आग जलता है उस तरीके से जलेगा। इसकी ज्वाला बिल्कुल ठंडी होती है, उसमें आप उसको हाथ से लपेटते हैं, आप सोचिए मंत्र पढ़ के लपेट रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सफेद फास्फोरस वो आग में बाहर निकालते हैं, वायु से अपक्रिया करता है और स्वयं जलने लगता है और उसकी ज्वाला बिल्कुल ठंडी होती है। समझ रहा है? तो सफेद फास्फोरस, इसीलिए सफेद को लाल में परिवर्तित करके तब आप क्या ये उपयोग किया जाता है, क्योंकि वायु में निकालेंगे अपने आप जलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें फास्फोरस आपके 2 प्रमुख है। ठीक है, इसके बाद नोट करिए अगला। देखिए आर्सेनिक के 3 अपर रूप हैं आपका। अगला नंबर में आर्सेनिक के 3 अपर रूप ज्ञात हैं। स्लेटी, ये स्लेटी कलर का होता है, स्लेटी आर्सेनिक, पीला और काला, पीला आर्सेनिक तथा काला आर्सेनिक। एंटीमनी का भी है, एंटीमनी एसबी, एंटीमनी के 3 अपर रूप ज्ञात हैं। धात्विक एंटीमनी, पीला एंटीमनी, विस्फोटक एंटीमनी, विस्फोटक एंटीमनी ज्ञात। एंटीमनी ये आपके मतलब विस्मत के अलावा जितने भी आपके तत्व हैं सभी एलोट्रॉपी अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसको आप नोट कर लीजिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। ठीक है, धन्यवाद। अब केमिकल प्रॉपर्टीज अगले वीडियो में आपको मिलेगा।